तरबूज के हवाले से लोगों के दरमियान बड़ी कन्फ्यूजन फैली हुई है कि इसको खाने से हैज़ा हो जाता है। हमारी नॉलेज में तो अभी तक ऐसा नहीं आया कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो बड़ी हाई होती है। कि हमारी ज़रा सी बैड प्रैक्टिस कि जिसके नतीजे में सारा काम हमें होता हुआ नजर आता है, हम उसको उठा के फाइनली किस पर डालते हैं कि जी किसान ने इसके अंदर ये काम कर दिया। ये बताइएगा कि कैसे पता चलेगा कि इस तरबूज में इंजेक्शन लगा हुआ है, क्या अलामात हो सकती हैं? स्पेशली इकोनॉमिक लॉस अगर कहीं सिचुएशन में आ रहा हो और उसके अंदर कोई हक़ाइक़ वो छुपाए जा रहे हों तो उसके हवाले से रूल्स रेगुलेशन का बनना इंतहाई ज़रूरी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर तरबूज को लेकर एक बहुत बड़ी बहस जारी है और ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो फील्ड के एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उनकी राय नहीं ली जाती, बल्कि जो दूसरे इररेलेवेंट लोग हैं या यूट्यूबर्स हैं या जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो बाज़ दफ़ा किसी मसले के ऊपर बात करते हैं और वो बात जो है वो इररेलेवेंट हो जाती है और फिर लोग तशवीश का शिकार हो जाते हैं। तो इस वक्त ऐसी ही कुछ सिचुएशन है तरबूज को लेकर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची यूनिवर्सिटी के फूड डिपार्टमेंट में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुफरान सईद साहब, जो कि फ़ूड साइंटिस्ट हैं, फ़ूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं और अपनी एक बेहतरीन राय रखते हैं फ़ूड के हवाले से। उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि तरबूज को लेकर इस वक्त एक बड़ा मसला छिड़ रहा है कि इसमें इंजेक्शन लगा कर जो है वो उसका कलर लाल किया जा रहा है या उसको मीठा किया जा रहा है। तो असल जो बात है वो सब है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, जिस तरह से अभी आपने कहा कि तरबूज के हवाले से लोगों के दरमियान बड़ी कन्फ्यूजन फैली हुई है कि इसको खाने से हैज़ा हो जाता है, इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल जो है वो स्वीटनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ऐसे मसाइल हैं कि मेरा ख़्याल है कि इसको हमें थोड़ा सा हक़ाइक़ के ऊपर मबनी जो है वो गुफ्तगू करनी चाहिए। पहला सवाल ये है कि क्या इस कस्म का काम दुनिया भर में पॉसिबल है या नहीं है। पहले तो हम उसको हाइपोथेटिकली ज़रा देख लें कि ये मुमकिन भी है या नहीं है। तो जहाँ तक बात है इंजेक्शन लगाने की, तो यस, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, दुनिया भर में ये टेक्निक अवेलेबल है कि तरबूज के अंदर जो है वो मीठा करने के लिए स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में भी ये सब कुछ हो रहा है? तो पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त तक हमें कोई मुसद्दिक़ा इत्तला अवेलेबल नहीं है जो ये साबित करे कि तरबूज के अंदर इस किस्म का काम जो है वो किया जा रहा हो। अच्छा। हाँ, एक आध दो चार अगर कोई कर रहे हों तो वो एक्सक्लूजन कहलाती है। ऐसा नहीं है कि बाकायदा बागात के अंदर या किसान इस काम को बाकायदा तौर पे इस तरह से परफॉर्म कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, जिस तरह से कि हमें दूध के केस में नज़र आता है कि जानवरों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं और दूध निकाला जाता है। लेकिन तरबूज के हवाले से ऐसी कोई जो है वो हमारे सामने रिपोर्ट नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि ये काम बड़े खुले आम हो रहा हो। शाज़ो नादिर कोई कर रहा हो तो और बात है। हाँ, हैज़े वाली बात के हवाले से यकीनन बात करना ज़रूरी है। हैज़े का जहाँ तक प्रॉब्लम आता है तो ये बात आपकी नॉलेज में होगी, बल्कि आप क्या हम सब यही कर रहे होते हैं। हम तरबूज वाले के पास जब जाते हैं तो हम उससे कहते हैं जी हम लाल और मीठा होगा तो ख़रीदेंगे वरना नहीं ख़रीदेंगे। और नतीजा क्या निकलता है कि हम उसी छुरी के साथ जो सामने गटर का पानी बह रहा है, गाड़ियों का आम तौर पे जो है अमूमन गुज़र बसर होता है जहाँ पे ये ठेले वाले खड़े हुए होते हैं, बस स्टॉप होता है, नतीजा क्या निकलता है हर कस्म की गलाज़त उस जगह पर मौजूद है। मुख्तलिफ़ कस्म के बैक्टीरिया मौजूद हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। तो हम करते क्या हैं, हम वही गंदी सी छुरी जिसके ऊपर पहले वाला तरबूज भी खटा था उसके ऊपर जो है वो जितने बैक्टीरिया हैं वो सब लगे हुए हैं। अब वो छुरी इंसर्ट हुई, तरबूज खोला गया, खोलने के बाद दिखाया गया, दिखाने के बाद इस तरबूज को क्या किया गया, दोबारा से डाल दिया गया। अब ये इंतहाई गलत प्रैक्टिस है। यानी जो हैज़ा, जितनी भी किस्म की बीमारियां वो हमने ख़ुद इंसर्ट करवाई हैं। कैसे करवाई हैं? तरबूज के अंदर 90% से ज़्यादा पानी होता है, ठीक है। नतीजा क्या निकलता है कि एक तो वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, दूसरा उसके अंदर शुगर और उसमें वो तमाम के तमाम कंटेंट है जो किसी बैक्टीरिया को इजीली ग्रो करा सकते हैं। तो हमने कटवा के वो बैक्टीरिया उसमें डलवा लिए। डलवाने के बाद अब ये तरबूज हम घर लाए और घर लाने के बाद अमूमन इसी कंडीशन में होता ये है कि 2-2.5 घंटे हम ट्रैवल करते रहे, इधर उधर घूमे, घर ला के रखा, फिर ख्याल आया तरबूज रखा है उसको फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रखने के बाद रात में उसको खाने की पोजीशन आई, ये 8-10 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका होता है। अच्छा, अब जहाँ तक बात है बैक्टीरिया के हवाले से, तो अमूमन याद रखिएगा कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो बड़ी हाई होती है। किस तरह से हाई होती है कि एक अगर सिंगल बैक्टीरिया किसी जगह पे मौजूद हो तो उसको तकरीबन कोई 10 की पावर 6 क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है किसी जगह पे बीमारी फैलाने के लिए।
जैसे मिसाल के तौर पे ये कोलिफॉर्म है जो आमतौर पे पानी में मौजूद होता है, ये कॉलोनीज नज़र आ रही होंगी। इस क्वांटिटी में आने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? इस क्वांटिटी में अमूमन आने के लिए जो वक्त दरकार होता है उसकी अमाउंट होती है तकरीबन 10 की पावर 6 और वक्त लगता है कोई 6 घंटे। आपने मुख्तलिफ जगहों पे देखा होगा कि वो अगर साबुन का इश्तिहार भी आता है तो उसमें इस तरह से मौजूद होता है कि 6 घंटे में आप यकीनन ज़रूर हाथ धो लें। तो 6 घंटे का वो टाइम पीरियड जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे उस पूरे के पूरे जो है वो तरबूज को हैज़े की शक्ल इख्तियार करवाने में, यानी हमें हैज़े का मर्ज़ करवाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। अच्छा जी, अब नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि वो तरबूज जो हमने बाज़ार से ख़रीद लिया, ख़रीदने के बाद लेके घर पहुँच गए, उसको 6 घंटे से ज़्यादा हमने रूम टेम्परेचर पे छोड़ा, अब ये फुल ऑफ कंटामिनेशन है। उसमें किसी भी किस्म का बैक्टीरिया हो सकता है, ई कोलाई, कोलीफॉर्म या और दूसरे बीमारी फैलाने वाले जो है टाइफॉइड के बैक्टीरिया, कोई भी चीज़ उसके अंदर आ सकती है जो हम लेकर आए हैं और उसको वो मीडिया मिल गया जिसमें ग्रो होना है। अब वो तरबूज हम देखते हैं ज़रा सा नरम बाजुखत हो रहा होता है, गला बसा में, और ज़रा सा हटा दो और हटा के खा लो, यकीनन वो बैक्टीरिया सिर्फ वहाँ पे तो फुली इफेक्टिव हो गया जो हमें नरम सा नज़र आ रहा है, लेकिन बकाया जगहों पे भी वो मौजूद है। नतीजा क्या निकलता है कि हमारी ज़रा सी बैड प्रैक्टिस, ज़रा सी वो चीज़ नेग्लिजेंस कि जिसके नतीजे में सारा काम हमें होता हुआ नज़र आता है, हम उसको उठा के फाइनली किस पर डालते हैं कि जी किसान ने इसके अंदर ये काम कर दिया। हमारी नॉलेज में तो अभी तक ऐसा नहीं आया कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह से इंजेक्शन लगा के तरबूज तैयार किए जा रहे हों। हाँ, अलबत्ता जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है ये बड़ी कॉमन है, जो कि बीमारियों का सबब बनती है। और गर्मियों में ये हैज़े का मर्ज़ इसलिए ज़्यादा नज़र आता है कि ये बैक्टीरिया गर्मी में और तेज़ी के साथ प्रोड्यूस होते हैं, सर्दी में थोड़े कम होते हैं। तो यही वजह है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है इस मर्ज़ का इम्पैक्ट भी ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कैसे पता चलेगा कि इस तरबूज में इंजेक्शन लगा हुआ है, क्या अलामात हो सकती हैं? बड़ा सादा सा है। देखें, अगर आपको तरबूज को पहचानना है कि ये तरबूज बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपको मिल रहा है या इंजेक्शन लगा हुआ है, आप तरबूज को घुमा फिरा के देखें। सही। आपको अगर कहीं सुराख का निशान बारीक सा नज़र आ रहा हो, बिल्कुल बारीक सा, और वो एक नहीं होता, 8 से 10 इंजेक्शन के निशान मौजूद होंगे, अच्छा। इसका मतलब ये है कि उस तरबूज में कोई छेड़छाड़ हुई है। अमूमन ऐसा तरबूज मिलता नहीं है। और अगर तरबूज अच्छा होगा, साफ़ सुथरा होगा, नेचुरली पका हुआ होगा, तो उसका बड़ा सादा सा तरीका पता करने का, आप हाथ में तरबूज को लें और लेने के बाद जब आप ऊपर से ये 2 उंगलियां रख के टैप करें, ठीक है, जैसे ढोल बजाते हैं, अगर उस ढोल की धमक आपके हाथ में नीचे महसूस हो, जैसे ढोल की धमक होती है ना, रेजोनेंस आती है, वो आराम से आपको महसूस होगी कि एक के बजाय 2 आवाज़ बक बक करके आवाज़ आएंगी। इसका मतलब ये है कि अंदर से तरबूज तैयार है। सही। अगर उस तरबूज के अंदर आप ये देखें हल्का सा निशान मार के वो दब रहा है, इसका मतलब तैयार है। ठीक है। अगर उसकी जो डंडी निकली हुई है वो कच्चे हरे रंग की है, इसका मतलब ये तैयार नहीं है। अगर वो हल्की सी ब्राउन कलर की, सूखी हुई, काली सी हो रही है, इसका मतलब ये है कि तरबूज तैयार है। अच्छा, अब मसला ये है कि पहले ज़माने में तो जी लोग कहते थे कि 50% तरबूज तो ख़राब निकलता था, कच्चा निकलता था, सफ़ेद निकलता था, लाल तो होता नहीं था। अब ये हर तरबूज लाल कैसे हो गया है जो आवाज़ें लगा लगा के बेच रहे होते हैं? सर, सारा मसला ये है कि टेक्नोलॉजी ने अब तरक्की की है। अब मार्केट में ऐसे बीज मौजूद हैं तरबूज के और बाकी चीज़ों के भी कि अगर आप उस तरबूज के बीज को लगाएं तो आपको 99% प्रोडक्ट वो मिलेगा जो आपको डिज़ायर है। मसलन तरबूज का साइज़ इतना बड़ा, इतने बड़े साइज़ में जाते जाते उसमें वो चेंजेस डेवलप हो जाती हैं। पहले ज़माने की तरह की वो फसलें भी नहीं है कि जी आपने एक बार लगा दी तो वो तरबूज निकले तो वो बेल बाकी रही, नेक्स्ट टाइम फिर उसमें तरबूज आ गए। अब तो पूरी तरबूज की फसल एक साथ तैयार होती है और वो जो बेल होती है बस वो 2-3-4 महीने के बाद सूख के ख़त्म हो जाती है, उसको हटा दिया जाता है, वो किसी काम की नहीं रहती। इससे जो प्रोडक्ट मिलता है आपको यूनिफॉर्म मिलता है। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि आपके पास तरबूज लाल भी है, मीठा भी है। 99% केसेस में आपको इसी तरह मिलता है, कोई 1-8%, 100 में से 1 या 2 दाना आपको सफ़ेद मिलेगा, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल सही हालत में मिलेगा। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में चीज़ें बहरहाल बहुत हद तक सेव हैं, हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो सब ये एक बड़ा इशू है कि जो रिसर्च सोशल मीडिया के ऊपर पेश की जा रही है, ज़ाहिर है कि इसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव पड़ता है और लोग जो है तशवीश का शिकार हो जाते हैं, उनको बहुत बड़े पैमाने पे लॉस होता है। तो इस हवाले से ज़रा आप बताइए कि ये एटीट्यूड या ये कल्चर अपनाना ये ठीक है?
नदीम भाई देखें, मेरे इस हवाले से एक गुजारिश है उन हुक्काम बाला तक मैं ये बात यकीन पहुंचाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लोगों के दरमियान इनसिक्योरिटी का लेवल बहुत हाई हो गया है। इसके लिए दुनिया भर में बाकायदा तौर पे रूल्स रेगुलेशन मरतब किए जाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और स्पेशली उन जगहों पर जहाँ किसी को नुकसान हो रहा हो, ठीक है, स्पेशली इकोनॉमिक लॉस अगर कहीं सिचुएशन में आ रहा हो और उसके अंदर कोई हक़ाइक़ या सच जो है वो छुपाए जा रहे हों, तो उसके हवाले से रूल्स रेगुलेशन का बनना इंतहाई ज़रूरी होता है। सही। उस हवाले से एक्सपर्ट्स जाहिर सी बात है इन कामों को करते हैं। अब सिचुएशन ये होती है कि रातों रात कोई भी शख्स उठ के कोई भी बात कह देता है और हमारी आवाम उसके ऊपर यकीन कर लेती है, और हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोसीजर भी नहीं है कि जिसके बुनियाद के ऊपर उन लोगों की पकड़ की जा सके कि आप इतनी बड़ी कोई बात अपनी सनद के साथ पेश किए जा रहे हैं जिसके पीछे कोई सनद ना हो। तो उस सूरत में फिर आप क्या करेंगे? आपके पास कोई हल नहीं रहता। तो माशरे के अंदर नाइंसाफ़ी जो है ना बहुत सारी चीज़ों को जन्म देती है। उसको रोकने का तरीका ये है कि हमारे इदारे जो हैं उनको इस बात के ऊपर नोटिस लेना चाहिए। अगर किसी का इतना बड़ा लॉस हो रहा है तो यकीनन उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, उसके क्या ऐसे जो है नुकसानात पॉसिबल हैं। और आवाम के लिए भी एक गुजारिश है, वो ये है कि जिसका जो एक्सपर्ट हो उससे लाजमी तौर पर रब्ता किया जाए, अंधी तकलीफ ना की जाए। और कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने इस बात को वाज़ेह तौर पे फरमा दिया है कि जब कोई बात हो तो उसकी तहकीक कर लिया करो, यानी सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन ना किया करो। हम तो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ भी जा रहे हैं।